नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में चरम पर चुनाव प्रचार। राहुल गांधी ने रैलियों में लगाया केंद्र पर जनविरोधी होने का आरोप। अमित शाह ने बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश को ठहराया जिम्मेदार। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का गृहमंत्री का ऐलान। पीएमओ को दी गई दादरी हिंसा की रिपोर्ट। अखलाक के गांव में शांति मार्च। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में खुलेंगे 3 एम्स। कैबिनेट ने दी रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस की मंजूरी। दिल्ली में बनेगा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को राहत। द्वारका कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर दी जमानत। बिना इजाजत विदेश जाने पर रोक। और दिल्ली में आने वाले ट्रकों को देना होगा पर्यावरण टैक्स। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश। वायु प्रदूषण कम करने पर जोर। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार में पहले दौर की वोटिंग में 4 दिन बचे हैं और ऐसे में सभी दल अब धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज 3 रैलियां कर केंद्र सरकार की नाकामियां गिनाई। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 4 रैलियां कर लालू यादव और नीतीश कुमार को बिहार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया। नीतीश जी को आपने सूट में देखा है कभी? बूट पहनते हुए देखा है कभी? कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में प्रचार शुरू किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने नीतीश कुमार के 7 सूत्रीय कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। उन्होंने यूपीए की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र की एनडीए सरकार की नाकामियां। बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर स्पेशल स्टेटस देना था तो 1 साल से सरकार है, स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया? उनको कौन रोक रहा है? चुनावी रैली में राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। एनडीए पर सूट बूट की सरकार होने का तंज कसते हुए काला धन वापस न लाने पर भी निशाना साधा और लोगों से महागठबंधन को जिताने की गुजारिश की। उधर बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को एक के बाद एक 4 रैलियां की। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही बिहार को दिए गए विशेष पैकेज के नाम पर वोट मांगा। अरे नीतीश कुमार जी, आपका चश्मा अहंकार से भरा हुआ है। ये हमारा उपकार नहीं है बिहार पर। बिहार वासियों का अधिकार है 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए पैसा है। आपको कोई अधिकार नहीं है बिहार के विकास को रोकने का। बिहार में पहले दौर के लिए 12 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी दलों के दिग्गज नेता राज्य में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रीति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार के चुनावी जंग पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं। रामकृपाल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी की रैलियों पर आना चाहूँगा। जिस तरीके से आज रैलियाँ की हैं और केंद्र की सरकार उसकी नीतियों पर निशाना, यानी सीधे तौर पर कहा जाए कि फोकस अब बिहार की बजाय केंद्र की सरकार है चुनाव प्रचार के दरमियान। कमीर जी, एक बात बताऊं आपको कि मेरा ऐसा मानना है, सबकी बात मैं कर रहा हूं, कि कहीं ना कहीं से देखिए वोट पड़ेगा विकास के मुद्दे पर ही। बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये कहीं भी आप जाके पूछ लीजिए किसी से भी, ये मुद्दे डोमिनेट करेंगे ही और कर रहे हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। ऐसे में बेहतर ये होता कि आलोचना कर सकते हैं विपक्ष की, आप जो सत्ता में, सत्ता की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपका क्या भावी प्रोग्राम है? अगर वो ज़्यादा हो से 80% उस पर आप बात करें और 20% बात करें नाकामियों पर जो भी है। क्योंकि देखिए एक बात आपको बता दूं, बिहार में भी जो देश का औसत है 66% आबादी जो है वो 40 साल के नीचे की है। और इस पूरे 40 साल में बिहार में सिर्फ 3 ही पार्टियां रही हैं, या तो कांग्रेस रही है, या आरजेडी रही है, जेडीयू रही है, इसके नाम अलग अलग, कभी समता पार्टी के रूप में, कभी किसी के रूप में, चेहरे वही थे। पूरे 40 साल यही पार्टियां रही हैं। वो 66% लोग ये पूछेंगे ना कि
पिछले 40 सालों में, यानी जेपी मूवमेंट से अगर 77 से आप जोड़ लें, 74 से, सन 74 से मूवमेंट शुरू हुआ था, आज तक इन्हीं लोगों की सरकार है। मतलब इनकी छतरी के नीचे कोई और भी दल आए चले गए, बीजेपी भी कुछ दिन रही, लेकिन दिक्कत ये सवाल तो उठेगा ना कि 40 सालों में जो पैदा ही इनके शासन में हुआ सामाजिक न्याय की व्यवस्था में, उस पर उतने ही आरोप आप लगा सकते हैं जो प्रासंगिक हो। क्योंकि मान लीजिए केंद्र में भी है, और केंद्र, अगर केंद्र ने सौतेला व्यवहार किया तो केंद्र में मैक्सिमम टाइम 80% आप ही लोग रहे हैं। नीतीश जी तो बीजेपी में भी रहे हैं, एनडीए की सरकार में भी थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम आजकल जैसे तमाम इश्यूज उठ रहे हैं, कास्ट, देश, दैट, आजमाए हुए हैं, अगर आप पिछला पैटर्न देखिए पिछले 5 सालों 10 सालों का, चाहे जो भी राज्य हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इशू रहा है और डेवलपमेंट ही रहेगा। क्योंकि जो आज 25 और 35 साल का बेरोजगार युवक है, उससे अगर आप बात और करनी जाएंगे सांप्रदायिकता की, क्षेत्रीयता की, फलाना चीज़ की, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो यूपीए हो, ये सब गले नहीं उतरता। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार, क्योंकि वहाँ पर मोदी साहब चेहरा है, तो उनके दिए गए वक्तव्य, केंद्र सरकार की नीतियाँ या फिर काले धन को लेकर सरकार का वादा, ये वाकई हिट कराने की कोशिश विपक्ष की वो नाकामी भरी? देखिए, मैं अगर आप पिछला इतिहास देखें, 10 साल यूपीए रही, जनता जो होती है एक बार वोट देती है और आपको इतना मौका देती है, इतना मौका देती है। 7.5 साल जनता ने मौका दिया था, अगर आप यूपीए को पूरा देखेंगे, दोबारा चुन के भेजा था। लेकिन लास्ट के 2.5 साल में जब जनता को निराशा हुई तो होती है, जनता एक बार वोट दे करके जनता तरीकों पर कम वोट जाती है, नतीजों पर जाती है। और नतीजों के लिए 15 महीने 16 महीने अगर ये कोई ऐसी पार्टी करे जो सत्ता में कभी नहीं रही हो, तब तो बात समझ में आती है। जो लोग 60 साल 40 साल सत्ता में रहे हैं, वे अगर 16 महीने पर बात करेंगे तो वो थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन उनका अधिकार है, हक है। 16 महीने का भी अगर कार्यकाल आपका अप टू द मार्क नहीं है तो उस पर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर 40 महीने रहे हैं, वो 40 साल रहे हैं, तो 16 साल का हिसाब मांगने के पहले हमें 40 साल का तो हिसाब देना पड़ेगा। ये आज के देखिए, लोग सन 62 का वोटर नहीं है। आज का वोटर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो इतना बहुत बुद्धिजीवी न सही, लेकिन परिपक्व हो गया है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ है। वो सोशल कंट्रडिक्शन, पॉलिटिकल कंट्रडिक्शन, इकोनॉमिक कंट्रडिक्शन वो फेस कर रहा है, जी रहा है। लेकिन क्या इस बीच में जिस तरीके के मुद्दों को उठाने की, या फिर एक जो बातें कही जा रही हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं जिसके चलते 2 धड़ों में वोटर बढ़ता दिखाई दे, क्या वाकई वो आपको लगता है कि आपका जो सवाल है क्रिएट ना, नेता मुद्दे जनता तय करती है। नेता गलतफहमी में रहता है कि वो जो इशू कर रहा है उस पर जनता वोट जाएगी, इसीलिए जितनी बार आप देखें परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले होते हैं। क्योंकि आप सोचते हैं कि पॉलिटिशियंस मुद्दे तय करेंगे, मुद्दे पॉलिटिशियंस नहीं तय करता, मुद्दा तो वोटर तय करता है कि मुझे क्या चाहिए। और अगर आपने देखा होगा, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने मीडिया के लोग गए हैं, चाहे प्रिंट के हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक के हों, अगर उन्होंने आम आदमी से बात की है तो हर जगह ही चीज़ आई है। स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, शिक्षा, यही चीजें हैं अक्रॉस, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी हो। एक देखिए, आप सब चीज थोड़ी थोड़ी चलती है। जैसे आप किसी परीक्षा में बैठते हैं तो 100 सवाल होते हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन सा सवाल करता है, कौन सी चीज है जो मेन आपको लेकर के जाती है आगे। तो क्या होता है, एक फैक्टर जो होता है वो डेवलपमेंट का फैक्टर, वो मोर देन 60% लेके जाएगा। बाकी 40% भी ठीक है, ये मेरा रिलेशन में है, ये मेरे बिरादरी का है, ये सब हमेशा रहे हैं। साइड फैक्टर कह सकते हैं, मेन फैक्टर नहीं होंगे, कभी भी नहीं रहा। और आप मैं कह रहा हूँ, पिछले आप 15 सालों का चुनाव देख लीजिए, 15 का अगर नहीं जाइए तो पिछले 1 डिकेड का, इस जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, जितने भी जगह चुनाव हुए हैं, क्या नतीजा, क्या वहाँ जातियाँ नहीं हैं? लेकिन जो इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, सांप्रदायिकता, देखिए एक बात 2014 में एक बात साफ हो गई थी, 2014 के पहले भी साफ हो गई थी, लेकिन 2014 में क्लियर हो गई। जातीयता, क्षेत्रीयता और धर्मांधता, ये 10% से ज़्यादा का फैक्टर नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, अल्टीमेटली ये होता है, लोग देखते हैं कि किसकी बात पर भरोसा करें। हर बार ठगे जाते हैं, लेकिन वो भरोसा करते हैं जिसको, जो विजनरी है, जो इफिशियंट, एक जिसकी इमेज बनी हुई है, जो लगता है लीडरशिप। बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अब रह नहीं गया है, क्योंकि देखिए एक ही तरह
मार्केट इकोनॉमी है, उसमें आप क्या कर लेंगे। सभी एक तरह से चल रहे आज हैं। जिस पे विवाद चल रहा है वो किसी एक पार्टी की नहीं, एनडीए की दी हुई थी, यूपीए की दी हुई थी। सब चाहते हैं रिफॉर्म आए। जीएसटी किसी एक का तो नहीं है। कितनी मेहनत की यूपीए ने उस पर, कितनी मेहनत। तो ये जो चीजें हैं ना कि देखिए, अब इसलिए देखता है कि इम्प्लीमेंटर कौन है, कैसे कौन नीतियों को लागू किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट करके नतीजा कैसा आ रहा है। वाकई नतीजा कौन देगा। तो जैसे एक गिरिलाल जैन ने किसी जमाने में लिखा था, इंडिया नीड्स रूलर नॉट ए रिफॉर्मर। एक ऐसा आदमी चाहिए जो एग्जिस्टिंग सेटअप में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जनता ये जानती है, इसलिए आइडियोलॉजिकल सवाल उतने ज्यादा अब नहीं आते हैं। किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। रामकृपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और उधर अब मुजफ्फरपुर की अदालत ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। ये आदेश मोहम्मदपुर थाने को दिए गए हैं। लालू यादव पर बीफ को लेकर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। इससे पहले भी लालू यादव पर जातिगत बयान और अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लालू यादव के खिलाफ अपशब्द बोलने पर अमित शाह पर भी एफआईआर दर्ज हुई। बिहार में आज से चौथे दौर का नामांकन शुरू हो गया। इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होना है। चौथे दौर के लिए 14 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल हो सकते हैं। 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच और 17 तक नाम वापसी का दिन है। चौथे दौर में 7 जिले पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की सीटें शामिल हैं। यहाँ पर वोटिंग 1 नवंबर को होगी। छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। दिल्ली के विधायकों की वेतन बढ़ाने की मांग। 4 गुना बढ़ सकती है विधायकों की तनख्वाह। बेहतर काम के लिए क्या जरूरी है वेतन बढ़ाना? देखिए देश देशांतर, बेहतर तनख्वाह, जायज मांग या फजूल खर्ची, रात 8:30 बजे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 3 नए एम्स खोलेंगे। कैबिनेट ने आज इसका फैसला किया। वहीं दिल्ली के इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने को भी मंजूरी दी गई। बजट में हुई घोषणा पर अमल करते हुए कैबिनेट ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एम्स बनाने को मंजूरी दी है। इन पर करीब 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 3 new AIIMS type institutions have been approved. One to be located in Nagpur in Maharashtra, one to be located in Mangalagiri in Andhra Pradesh, and one to be located in Kalyani in West Bengal. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विश्व बैंक की मदद से नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी नीलांचल को भी मंजूरी दी। इसमें करीब 2200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 889 करोड़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 182 करोड़ जो है स्टेट गवर्नमेंट के हैं और 1071 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक का लोन है। ये 9 स्टेट के लिए है। इसमें से 9 स्टेट्स में जो है वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। कैबिनेट ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने का भी फैसला किया। 5 साल में बनकर तैयार होने वाले स्मारक पर 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने भारतीय कौशल विकास नाम से नई सेवा के गठन को भी मंजूरी दी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के दादरी में हालात सामान्य हो गए हैं। आज गांव में शांति मार्च निकाला गया और तनाव खत्म करने के लिए बैठक हुई। उधर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मिली रिपोर्ट की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दे दी। दादरी के बिसेड़ा गांव में तनाव को खत्म करने और इलाके में शांति कायम करने के लिए बुधवार को शांति मार्च निकाला गया। प्रशासन, पुलिस और जिला शांति समिति की ओर से बुलाई गई शांति बैठक में गांव के दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। गांव वालों का कहना है कि वहां कोई तनाव नहीं है। हमसे कोई नहीं, हमसे मिलजुल रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं। आप उनसे कोई परेशानी नहीं है हमारे गांव में। गांव का माहौल बिल्कुल शांति प्रिय है। गांव में किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। ये केवल ये पुलिस की वजह से और जो मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, बस वो है। नहीं तो हमारे गांव में तो बिल्कुल अमन चैन है।
दादरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्री ने बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। हालांकि इसे रूटीन ब्रीफिंग बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं समझता हूँ कि यदि कोई भी कम्युनल टेंशन को फैलाने की कोशिश करता है अथवा ऐसी कोई कम्युनल प्रॉब्लम यदि क्रिएट करता है अथवा किसी भी प्रकार का कोई क्राइम यदि वो करता है तो उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस बीच पीड़ित परिवार दिल्ली आ गया है, लेकिन पुलिस बल अभी गांव में तैनात है और बिना इजाजत के किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। दादरी हिंसा मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में हाल के दिनों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि विविधता और सहिष्णुता भारतीय समाज की विशेषता है और लोकतंत्र की सफलता के लिए इन बुनियादी मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। हमें अनेकता में एकता की भावना का सम्मान करना चाहिए। लॉन्ग फॉरेन रूल्स, द इंडियन सोसाइटी, इंडियन सिविलाइजेशन हैज सर्वाइव्ड because of its core civilizational values and adherence to it. And we must keep that in mind. And if we keep that in mind, nothing can prevent our democracy to move on. सुप्रीम कोर्ट में आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में आरोपी के तौर पर तलब करने की निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए बनी विशेष बेंच इसकी सुनवाई करेगी और इसके लिए 17 नवंबर की तारीख तय की गई। हालांकि बाद में कोर्ट ने वकीलों को सुनवाई की तारीख पर आम राय बनाकर बेंच को सूचित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को आरोपी के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री को समन भेजने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर अपने फैसले को बदलने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि आधार की अनिवार्यता पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने यह मामला संविधान पीठ को भेज दिया है। सरकार सिर्फ एलपीजी सब्सिडी और पीडीएस में ही इसका इस्तेमाल कर सकती है। नए बैंक खाते खोलने के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल होना चाहिए ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों की पहचान तय हो सके। घरेलू हिंसा के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को द्वारका कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने आज उन्हें सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने कल जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। अदालत ने भारती को 1 लाख रुपए की जमानत राशि और इतनी ही रकम का मुचलका भरने का निर्देश दिया। अदालत ने भारती को बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने और जांच में मदद करने के भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली आने वाले ट्रकों को अब पर्यावरण बचाने के लिए टैक्स देना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज ये निर्देश दिए। सभी वाणिज्यिक वाहनों को टोल टैक्स के अतिरिक्त ये शुल्क देना होगा। ये टैक्स 700 से 1000 रुपए के बीच होगा। दिल्ली में हर दिन करीब 66,000 वाणिज्यिक वाहन आते हैं। ये रकम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जाएगी और उसे वायु प्रदूषण कम करने पर खर्च किया जाएगा। मानव तस्करी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार योजना बना रही है और इसके तहत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को और मजबूत बनाया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बात कही। सम्मेलन में कई राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में बढ़ती मानव तस्करी की घटना पर चिंता जताते हुए इससे सख्ती से निपटने की बात कही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इससे निपटने के लिए कारगर कदम उठाने पर जोर दिया। हम इस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को और सशक्त और प्रभावी बनाना चाहते हैं और इसके एक रिवाइज्ड स्कीम पर हम इस समय काम भी कर रहे हैं और इसे जल्दी से जल्दी हम लोग लागू करने की कोशिश करेंगे। मानव तस्करी से निपटने के लिए नोडल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर भी विचार चल रहा है। बीते साल देश में करीब 5,500 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 509 मामले दर्ज किए गए।
वहीं कर्नाटक में 472, असम में 407, जबकि तेलंगाना में 398 मामले सामने आए। इस पर रोक लगाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन इस्माइल और ऑपरेशन मुस्कान को कामयाबी मिली। लगभग 27,000 बच्चे ऑल ओवर इंडिया इस ऑपरेशन स्माइल के तहत अपने परिवारों से जाके मिल पाए हैं और इस ऑपरेशन स्माइल को, ऑपरेशन मुस्कान को और आगे तक ले जाने के लिए इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और इंटर एजेंसीज कोऑर्डिनेशन पे आज यहाँ पे बात हुई है। सम्मेलन में क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। दरअसल दक्षिण एशिया में बढ़ती मानव तस्करी बड़ी समस्या है। भारत ही नहीं बल्कि सार्क के कई देश ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और बात पंजाब की, जहां पर किसानों ने 48 घंटे का आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों की नाराजगी फसलों के उचित मुआवजे न मिलने को लेकर है। साथ ही वो सरकार से इस नुकसान के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने रेल मार्ग को बाधित किया, जिसके चलते कई ट्रेनों के रास्तों में बदलाव किया गया। पंजाब में बुधवार को नाराज किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। ये किसान मुआवजा न मिलने से नाराज हैं। किसानों का आरोप है कि नकली कीटनाशक की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों ने जगह जगह यातायात रोका, जिससे मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। किसान नकली कीटनाशक सप्लाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सभी लोगों ने फाइल पे दस्तखत किए हैं, उनको भी वो भी बराबर के दोषी हैं किसानों की दुर्दशा के लिए, किसानों की आत्महत्याओं के लिए। और मैं तो चाहता हूं कि उन पे, इन सभी लोगों के ऊपर जिन्होंने घटिया दवाई देकर किसानों को मरने पे मजबूर किया है, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। इधर कांग्रेस ने भी किसानों की फसलों के नुकसान पर चिंता जताई है। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। हम मांग करते हैं कि पंजाबों के किसानों के साथ जो गलत पेस्टिसाइड सप्लाई किया गया है उसकी सीबीआई से जांच हो और जो राजनीतिक दोषी हैं उनको सजा दी जाए। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बंद के पहले दिन कई ट्रेनों के रास्ते भी बदलने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एफटीआईआई विवाद को सुलझाने की कोशिश के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और छात्रों के बीच आज मुंबई में एक और दौर की बातचीत हुई। हालांकि इसमें कोई समाधान नहीं निकल सका, लेकिन दोनों पक्ष अब 10 अक्टूबर को एक बार फिर से बैठक करने पर सहमत हो गए। आंदोलन कर रहे छात्र संस्थान के अध्यक्ष पद से हटाने और गवर्निंग कमेटी को भंग कर नई समिति बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते एफटीआईआई में 100 दिन से ज़्यादा वक्त से हड़ताल चल रही है। काफ़ी सारे मुद्दों पे हमने सेक्रेटरी आईएनबी को ब्रीफ किया, उनको हमने इन्फॉर्म किया। कोर इशू जो है हमारा इन 5 अपॉइंटमेंट्स को लेकर, उसके बारे में एक चर्चा शुरू हुई है आज, जो कि 10 अक्टूबर को फिर से कंटिन्यू होगी। नयनतारा सहगल के बाद कवि अशोक वाजपेयी ने भी साहित्य अकादमी सम्मान लौटा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले बढ़ गए हैं। वाजपेयी ने कहा कि 1 नवंबर को साहित्यकारों का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा। मंगलवार को जानी मानी लेखिका नयनतारा सहगल ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की थी। उन्होंने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। प्याज के बाद अब दाल की कीमतों में उछाल जारी है। पिछले 15 दिनों में दाल की कीमतों में करीब 20% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सप्लाई कम होना है। हालांकि सरकार ने पिछले महीने 5000 टन तुअर दाल के आयात का फैसला किया था। महंगाई के बीच दाल की बढ़ती कीमत ने लोगों के महीने का बजट बिगाड़ दिया है। खुदरा से लेकर थोक मंडी तक में दाल के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में आम जनता के लिए दाल रोटी भी मुश्किल हो गई है। आम जनता ये सोच रही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर इतने अच्छे आ जाएंगे हमें नहीं सोचा था। दाल का रेट क्या, सब्जी का रेट क्या, किसी चीज़ का भी रेट ऐसे बढ़ रहा है कि आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जब भी ये अभी बता रहे हैं कि इतने 1000 क्विंटल दाल आ रही है, इतने आ रही है, अब रेट कम हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे, कब तक कम होंगे? आम जनता के साथ व्यापारी भी दाल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। दिल्ली के थोक बाजारों में अरहर की दाल 145 रुपए किलो और मूंग दाल 150 रुपए किलो है। वहीं उड़द दाल 125 रुपए और चने की दाल 60 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। लेकिन आपकी थाली में पहुंचने तक इनके दाम में 15 से 20 रुपए का इजाफा हो जाता है। पहले जो अरहर की दाल 110 थी वो 140 है, उड़द जो पहले 100 थे वो 130 है, ये 90 वाले उड़द 120 है। ये 20 to 25% तेजी है।
अराइवल कम है, खपत ज़्यादा है इस वजह से। व्यापारियों की माने तो आने वाले समय में अरहर, उड़द और मूंग की दाल की कीमत 200 रुपए किलो तक भी पहुंच सकती है। दालों की कीमत बढ़ने की वजह इसकी सप्लाई का कम होना है। पिछले सालों में दलहन की खेती में कमी आई है, जिसकी वजह से दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और बात नेपाल की, जहां पर दूसरे दिन भी सरकार और मधेशी नेताओं के बीच सहमति नहीं बन सकी। दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की वार्ता शुक्रवार को होगी। बातचीत के दौरान मधेशी नेताओं ने जहां प्रांतों की सीमाओं में बदलाव की मांग की, वहीं सरकार का जोर आंदोलन खत्म करने को लेकर रहा। काठमांडू की बैठक में मधेशी नेताओं ने नेपाल सरकार से ठोस आश्वासन की मांग की। इधर दिल्ली में नेपाल के राजदूत ने भारत से अपील की कि आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति जल्द से जल्द शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि नेपाल के संविधान में संशोधन के अवसर हैं और भारत को इस पर भरोसा करना चाहिए। इसकी तरफ से नेपाल सरकार की तरफ से क्या करना होगा, कोई किसी का कमी कमजोरी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग उसी गर्मजोशी के साथ में भारत से मिलकर आर्थिक प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल्ली में नेपाल के गैर सरकारी संगठनों के सम्मेलन में नेपाल के राजनीतिक दलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े भारत के राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डीपी त्रिपाठी ने साफ साफ कहा कि नेपाल में ट्रकों की आवाजाही गुरुवार से शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने उससे वादा किया है कि कल तक सारी समस्याएं सामान्य हो जाएंगी। नेपाल के राजदूत ने कहा कि संविधान में संशोधन के प्रावधान हैं और सीमांकन के लिए अलग से एक आयोग बनाया जाएगा। हालांकि मधेशी नेताओं ने काठमांडू में सरकार के सामने 35 मांगे रखी थी, लेकिन बातचीत के दौरान मुख्य जोर प्रांत के बंटवारे पर रहा। वार्ता के विफल होने के बाद तराई इलाकों में विरोध प्रदर्शन ने फिर जोर पकड़ लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग का मांग है कि मधेश का जो मांग है उसको पूरा करे सरकार जल्द से जल्द, क्योंकि मधेश नेपाल के क्षेत्र में ये सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है और यहाँ पर 100 वर्ष से लोगों का शोषण होता आ रहा है और आज मधेश के लोग जागृत हो चुके हैं और अपना अधिकार समझ चुके हैं। नेपाल विरोध प्रदर्शन की वजह से ईंधन, पेट्रोलियम उत्पादों समेत जरूरी चीजों की किल्लत का सामना कर रहा है। दशहरा नेपाल के प्रमुख पर्वों में से एक है और ऐसे समय में किल्लत होने से आम नेपालियों के मन में भी निराशा फैल सकती है। सरकार को इस बात का एहसास है और सीमित रूप से भी भारत से ट्रकों की आवाजाही से कुछ राहत जरूर मिली है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। आज रसायन के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई। स्वीडन के टॉमस लिंडल, अमेरिका के पॉल मालिक और तुर्की मूल के अमेरिकी नागरिक अजीज संकार को इस बार ये सम्मान मिला। नोबेल समिति ने कहा कि तीनों वैज्ञानिकों ने डीएनए रिपेयर पर उल्लेखनीय काम किया है, जिससे दवा क्षेत्र में नए शोध के रास्ते खुलेंगे। तीनों के बीच $9,50,000 की पुरस्कार राशि बांटी जाएगी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।